Good evening, friends. गुड इवनिंग एवरीवन। फटाफट ज्वाइन करिए। एबीएफएम में क्लास शुरू करेंगे। जब तक लोग ज्वाइन करते हैं तब तक अपने, अगर आपने बीएफएम का एग्जाम दिया है तो अपने मार्क्स शेयर करें, जरा देखा जाए कि क्या स्थिति है बीएफएम के मार्क्स। गुड इवनिंग सभी को। और ये भी जानना चाहूंगा कि मतलब क्या हमारी अप्रोच सही रही, आपका कैसा है। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं तो बिल्कुल बताएं, अगर नहीं फ्रस्ट्रेटेड है तो भी बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। अनूप सर कितने आए आपके? 52। ओके। रंजीत सर आपके कितने हैं? 44। ओके। ओके। ठीक है, चलो कोई नहीं। मैं ऐसा केस स्टडी फॉरवर्ड पॉइंट केस स्टडी वाला क्वेश्चन मिला था। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन टफ थे। यस एग्री। चलो मैं एक तरफ से पढ़ता हूँ, आप देखो कि क्या स्थिति है। क्या स्थिति है वो थोड़ा सा देखो। सबके मार्क्स में पढ़ के थोड़ी सी 2-4 मिनट लगेगा, पढ़ते हैं। देखिए शुरुआत से 53, 51, 49, 38, 29, 59, 47, 50, 49, 37, 44, 51, 50, 53, 53, 50, 61, 44, 43, 46, 44 marks, 52 marks, 49, 44, 52, 49, 29 विशाखा मैम का है। सबसे लोवेस्ट यही 29, 55, 34 संतोष जी का है, मतलब लेस है। 58, 51 नंबर है, 45 नंबर है, 49 है, 58 है, 52 है, 46, 62, 41, 48, 39, 44, 52, 62, 51, 55, 45, 60, 39, 47, 44, 38, 62, 30 मार्क्स हैं। फिर है 52, 51 है, 53 है। ओके, ये तो मतलब एक कहीं ना कहीं मैं देखूं तो एक मिक्स जैसा हिसाब किताब है। 51 है इसी मैम का, 49 है दिलीप सर का, 48 है। ओके मंजीत सर 48 एबीएम और 46 एबीएम, 46 बीएफएम। अभी एचआरएम में अच्छे नंबर स्कोर करिएगा, आप रेस में हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स वाले में राउंड ऑफ वैल्यू लिखते हैं या एग्जैक्ट, इसी वजह से 2-3 गलत हुए। ओके सर, उसमें लिखा हुआ होता है सर, लिखा हुआ होता है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस मिले हुए थे सर ना, पढ़ाए हुए मिले थे ना। ये टीसीएस पूछा था उन्होंने, टीसीएस 7 लाख वाला। डीएसआई भी पूछा था सर, डीएसआई भी पूछा था। एक केस स्टडी जो मैंने करवाई हुई थी सर, वो पूरी की पूरी केस स्टडी एज इट इज आई हुई है, जो सऊदी रियल और यूएसडी और यूरो वाली रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली, ये भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। SMA 2 SMA 1 बताया हुआ था सर, वो भी क्वेश्चन है ना। बहुत सारी चीजें थी सर ऐसे। हाँ, अदर देन डीएसआई भी पूछा था 3.5% वाला, दे आस्क्ड अबाउट इट। ओके, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए थे सर, और वो पॉसिबल भी नहीं है। मैं आपको पेपर नहीं दे सकता हूँ सर, आउट ऑफ 100 क्वेश्चन आई कांट गिव यू द फुल पेपर, क्योंकि वो मेरे पास होते नहीं तो मैं दूंगा कहाँ से। बट मेरा कंसर्न ये रहता है कि मैं आपको नियर बाई ले चलूं, जहां पर आप आंसर कर सकें। 10 लाख वाला नहीं था सर। कैसे 10 लाख वाला था सर? आप ये क्यों कह रहे हैं नीलेश जी? ऐसा नहीं है, 10 लाख नहीं था, 7 लाख था सर। अब देखिए इनको टर्म पे क्वेश्चन नहीं था। मैं यही तो आप लोग बोलते रहते हैं सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बताइए। क्या हेयर कट मिला? कोई क्वेश्चन नहीं मेरे ख्याल से। आर्टमैन जेड स्कोर कोई क्वेश्चन नहीं था, आप पीछे पड़े हुए थे। हार्जेंटल वर्टिकल डिसअलाउंसेस कोई क्वेश्चन नहीं था, आप देखिए।
है ना। ये सब अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने। कहां से पूछ रहे हैं वो आपने देखा होगा। कोई नहीं सर, इट इज ओके। 51 बॉन्ड भरा हुआ था, हाँ बॉन्ड पर इन्होंने मतलब फोकस किया था। बेसिस पॉइंट वैल्यू ली हुई थी, HQLA था, हाँ। ECB 750 मिलियन, लेकिन 750 मिलियन भी बहुत ट्रिकी लैंग्वेज के साथ में आया हुआ था। RWA से क्वेश्चन था, बेसिस पॉइंट वैल्यू पर था, है ना। MRR, यस MRR 2-3 बार MRR का क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ सर। काइंड ऑफ मिक्स चीजें वो रखते हैं सर ना, मतलब मैं ये नहीं कहता कि एकदम एग्जैक्टली सर। जफर सर होता ही ऐसा है, IIBF ऐसा ही करता है, NIM पढ़ाया हुआ था सर मैंने ये भी, है ना। कुछ दोस्तों ने, एक नाम नहीं याद रहा, मोनिका एलिशा ऐसे करके मैम है, उन्होंने 57 क्वेश्चन शेयर करे हुए भाई। थैंक यू सो मच मैम, जो है 57 क्वेश्चंस। ऑप्शंस आर नॉट देयर, ज्यादातर में ऑप्शन नहीं है, बट फिर भी भाई 57 क्वेश्चंस लिख करके रख लेना इज ए चैलेंज। लगभग केस स्टडीज वगैरह हैं, ये भी आई थी टायर 1 टायर 2 केस स्टडी। कोई नहीं। मायो वाला क्वेश्चन था, हाँ। वो FRA वाला क्वेश्चन था सर ना, FRA वाला 3x6 ऐसा कुछ था ना, 3x6 वाला FRA वाला, याद हो आपको। देयर वाज द क्वेश्चन। भले ही हम सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, लेकिन एक क्वेश्चन FRA वाला वो हम कर सकते थे। अनसिक्योर्ड एडवांस 100 करोड़ का SMA2 में प्रोविजन। कोई नहीं सर, कोई नहीं। ड्यूरेशन में सीधे सीधे एक क्वेश्चन यही पूछा था, मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फार्मूला पूछा था। ड्यूरेशन डिस्काउंटेड बाई 1 ईयर ऐसे करके होता है, वो फार्मूला उन्होंने पूछा था। चलो ठीक है, कुल मिला करके वी आर डूइंग गुड। ठीक है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मतलब जो है, हाँ मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मतलब क्वेश्चन वो वाला याद करिए, स्वैप ट्रांजेक्शन वाला, जो अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन एंड स्वैप ट्रांजेक्शन, नहीं फॉरवर्ड और स्पॉट और फॉरवर्ड का कॉम्बिनेशन, या फॉरवर्ड प्लस फॉरवर्ड का कॉम्बिनेशन स्वैप कहलाता है। ये क्वेश्चन था एग्जाम में, है ना। हाँ सर, FRA में क्वेश्चन उन्होंने बहुत पेचीदा बनाया हुआ था, लेकिन अगर उस केस स्टडी को सर आप पढ़ते, केस स्टडी को 5 क्वेश्चन आप पढ़ते, तो एक क्वेश्चन ऐसा था जो आंसर कर सकते थे। वो यही पूछा था कि 3x6 का मतलब क्या होता है FRA में, कि मतलब हम 3 महीने बाद लोन लेंगे और अगले 3 महीने के लिए लोन लेंगे। इट वाज लाइक दैट, ऐसा क्वेश्चन था सर। चलो कोई नहीं, ठीक है। देखो, अब आपने BFM का पेपर देखा, पेपर देखने के बाद में आपको क्या लगता है सर, कि और गहराई से पढ़ने की जरूरत है, राइट है ना। बिल्कुल, बहुत सारे क्वेश्चन थे सर जो क्लास से थे, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसा लगता है ना कि और ज्यादा अच्छे से गहरे से पढ़ने की जरूरत है, जबकि मैंने जितना पढ़ाया हुआ है उसी उसी को ही पूरा कवर करने में हालत खराब हो जाती है ना। फॉरेन करेंसी होल्ड वाला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था सर, लेकिन बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिया था उन्होंने, मतलब बहुत तगड़ा जो है, कि जो भी फॉरेक्स लेकर आया उसमें डॉलर है, यूरो है, सब कुछ है। अब आप बताओ 100 दिन में, 180 दिन में जमा कर दे, क्या करे क्या नहीं करे। अनूप सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपके मैसेज, मतलब मिनिमम LCR कैलकुलेशन बेस्ड था, उसमें भी LCR भी कैलकुलेशन किया, लेकिन 5% का रन ऑफ पूछा था उन्होंने। ऐसा कुछ गेम खेला सर उन्होंने, हमारी इमोशनल अत्याचार हुआ। चलो खैर, ठीक है, इतना डिस्कस कर लिया। हाँ, अगर रशिया जा रहे हैं तो मैक्सिमम कितना अमाउंट लेकर जा सकते हैं सर, अब ये सब जनरल क्वेश्चन है जो हमने बहुत ज्यादा डिस्कस किया हुआ है सर। NRI होल्डर लोन रिपेमेंट किस अकाउंट से कर सकता है। अच्छा, 91 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने से फायदा होता है, हाँ सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो ठीक है सर, तो हम अब ABFM पे फोकस करते हैं, ठीक है। ABFM पे स्टार्ट से हम फोकस करते हैं। देखिए ABFM में अब ऐसे समझ लीजिए ना कि BFM इज फादर है,
एंड देन एबीएफएम इज सन, ये वाली स्थिति है। कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति है। जितने में सर आपका बीएफएम का 2 मॉड्यूल ए प्लस बी निपटता है सर, उतनी ही मेहनत में आप इसके 4 मॉड्यूल निपटाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, उसमें भी डी बी मॉड्यूल बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है, तो वहां से ज्यादा क्वेश्चन वो डिटेल में पूछते नहीं है। तो हम करें कैसे, सवाल ये है एबीएफएम को अप्रोच कैसे किया जाए सर। फॉलो करते हैं हम इस स्ट्रेटजी को ही। आपको सर सारे वीडियोज देखने हैं, ठीक है, हमारे सारे वीडियोज देखने जो कि देखे जा सकते हैं। इट इज डुएबल सर, भरोसा रखिए। वीडियोज देखे जा सकते हैं, इसके वीडियोज आप कवर कर सकते हैं इस हफ्ते में। और प्लस टॉप एमसीक्यूज जो पहले करवाए हैं और टॉप एमसीक्यू जो अब करवाने वाला हूं, इनको पढ़ करके जाएं। बेहतर उम्मीद है कि सर फायदा होगा। बहुत डेविएशन होता है, मैं एग्री करूंगा कि आईआईबीएफ एग्जैक्टली हमको फॉलो नहीं करता है, पर हम फिर भी कहीं ना कहीं सर ऐसे समझिए ना कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं सर जो डायरेक्ट आते हैं। सब ऐसे देखिए ना, टीसीएस वाला क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है, ठीक है। डीएसआईबी का क्वेश्चन कितनी बार मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बोला होगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो टेबल थी कॉमन इक्विटी टायर 1 है ना, कॉमन इक्विटी टायर 1 5.5%, उसके बाद में यहाँ पर एडिशनल टायर 1 1.5%, दोनों मिलाकर के 7%, फिर इसमें सीसीबी जोड़ दीजिए 2.5%। ये वाली टेबल मल्टीपल टाइम्स आपको करवाई थी, वहां से भी क्वेश्चन उन्होंने उठाया हुआ था। तो पूछते हैं सर, रंजीत सर बताएं कितने नंबर आए आपके। बिल्कुल मैं बुरा क्यों मानूंगा, आपको जो बोलना है इच्छा करे वो बोलिए सर, आई हैव नो इश्यूज। सब स्टैंडर्ड एंड एनपीए। चलिए बहुत बढ़िया सर। तो सब डिपेंड करता है, कई लोग बहुत कम पढ़ते हैं बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, कई लोग बहुत पढ़ते हैं बहुत अच्छा नहीं स्कोर कर पाते हैं। अब अभी इसी में कमेंट है एक सर का कि मतलब मैंने 10 दिन की पढ़ाई करी, मेरे 55 नंबर आए हैं, ठीक है, 55 नंबर आए हैं। एक हेमंत सर है, देखिए इन्होंने लिखा है कि बीएफए में 55 नंबर आए हैं, मॉड्यूल ए के स्टार्टिंग के 5 चैप्टर और पूरा मॉड्यूल डी पढ़ के मैं बैठा था। अब आप सोचिए कि ऐसा भी हो रहा है और सर आपके साथ जुड़े हुए हैं मौके पर, है ना। ठीक है, 38 मार्क्स हैं। थोड़ा सा सर समय का अभाव होता है ना। अब देखिए महिपाल सर बोल रहे हैं कि 58 नंबर मिले 8 दिन की स्टडी में, मॉक टेस्ट में। अच्छा ओके, 5 डेज की स्टडी में 53 मार्क्स हैं। कोई नहीं ठीक है, इट्स नॉट दैट। ये देखिए शशि रंजन सर बोल रहे हैं कि मैंने 3 बार रिवीजन किया, मेरे 51 नंबर आए हुए हैं सर। ये सबसे बेस्ट फार्मूला है ये सबसे बेस्ट फार्मूला है। 33 मार्क्स, 3 मंथ की पढ़ाई है सर जो है पंकज जी की। 55 मार्क्स, 25 मार्क्स ओनली, 51। ठीक है चलो शुरू करते हैं सर, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हम लगाएंगे। मैं जो जानना चाहता हूं सर, कहीं ना कहीं मतलब स्थिति ऐसी है कि ये 50 के प्लस भी वैसी स्थिति और माइनस भी वैसी स्थिति है, ठीक है ना। थोड़ा सा रिवीजन इज कंपल्सन है ना सर। एबीएफएम में कोई मॉड्यूल स्किप मत करिए, जो है इतना समय है आप मैनेज कर ले जाएंगे सर। ओके, एबीएफएम सर देखिए ज्यादा वीडियोज है नहीं मेरे ख्याल, रुकिए मैं बताता हूँ आपको एबीएफएम में हाउ मेनी वीडियोज आर देयर। एक मिनट रुकिएगा, मैं बताता हूँ। आप एक स्ट्रेटजी बना लीजिए, हफ्ते भर में बहुत आराम से हीरो बन करके पास होंगे इसमें। पता है इससे ज्यादा आसान क्या है। एबीएफएम में सर 155 वीडियो हैं, अब आप सोचो 155 वीडियो टोटल हैं, ठीक है, इतना ही आपको टारगेट करना है। 4 वीडियो हार्डली मैं ऐड करने वाला हूँ, इतना ही रखिए सर। अच्छा, उसके बाद में बीआरबीएल में 121 वीडियो हैं, और भी कम हो जाएगा, है ना। बहुत आराम से पास कर जाओगे सर, एक बार बस वीडियो देख डालो, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। इसमें उतनी मेहनत नहीं है, मेरा विश्वास मानिए। देखो आईआईबीएफ हमेशा खेला है तो सर बीएफएम में और एबीएम में ही खेला है, ठीक है। मैंने उसको जो है बहुत ज्यादा खेलते हुए एबीएफएम और बीआरबीएल में जो है नहीं होता है सर। अच्छा ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सभी मित्रों की रिक्वेस्ट है कि सर पढ़ा जाए, बाकी बकवास होती रहेगी। तो यस इट इज करेक्ट, बकवास हो चुकी है मतलब भर की। लेट्स डू द स्टडी थिंग। ठीक है चलो, दिस पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डूइंग एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ फ्यूचर रिक्वायरमेंट टू फैसिलिटेट मॉडिफिकेशन ऑफ ऑनगोइंग एक्टिविटीज कंसीडरिंग द ऑब्जेक्टिव दैट हैज बीन सेट। तो इसमें ये कौन से फंक्शन की यहाँ पर सर बात हो रही है, फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग तो आगे बढ़ा जाएगा सर, ठीक है।
ये कौन से फंक्शन की बात हो रही है सर यहां पर? सर ये बात चल रही है प्लानिंग की। किस बारे में बात चल रही है सर? प्लानिंग। थोड़ा सा देखिए पढ़ करके रखिएगा, वरना फिर वहां पर क्या होता है, अब ये लगेगा कंट्रोलिंग का भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजिंग का भी हो सकता है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत होती है फ्रेंड। तो प्लीज, और क्वेश्चन ऐसे ही ये बनाते भी हैं एग्जाम में। efficient and effective management makes realization of objectives of the business possible through। efficient और effective management जो है अगर किया जाए तो उससे क्या होता है, जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है उसको रियलाइज किया सकता है, उसको अचीव किया सकता है। किसके थ्रू हो सकता है ये पॉसिबल? स्टाफिंग चेंजेस से, टास्क मैनेजमेंट मीटिंग से, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से, अथॉरिटेरियन लेबर रिलेशन से। तो ये होता है सर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से। किससे होता है सर? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से होता है। वन ऑफ द एलिमेंट्स इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग का एलिमेंट पूछा है। डिसीजन मेकिंग इज रिगार्डेड एज ए पार्ट ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस एज इट इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ वन कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम सेवरल अल्टरनेटिव, altering decision makers of predictable nature of the economy, utilizing action plans so that the project strategies can be organized, estimating future course of foreign technology। यस, तो डिसीजन मेकिंग को रिगार्ड किया जाता है प्लानिंग प्रोसेस का पार्ट, और इसमें क्या होता है, डिसीजन लेना होता है कि बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं, उनमें से एक जो है हमें चूज करना होता है, एक डिसीजन लेना होता है। बीएफएम में सर सारी शिफ्ट टफ थी, कोई ऐसा फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट ऐसा कुछ नहीं है, सारी कठिन ही आया था। इन व्हिच स्टेप ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस मींस टू अटेन गोल इज डिटरमाइंड। तो प्लानिंग प्रोसेस की कई सारे स्टेजेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं, तो किस स्टेज में अवेलेबिलिटी ऑफ मींस टू अटेनमेंट द गोल की बात की जाती है। 8 स्टेप होते हैं मेरे ख्याल से प्लानिंग प्रोसेस में। अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस मींस टू अटेन द गोल, जो गोल है उसको अटेन करने के लिए वेरियस मींस अवेलेबल होते हैं, यानी कि अल्टरनेटिव आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है सर? अल्टरनेटिव आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है। ठीक है, ये होते हैं देखिए स्टेप्स जो है, अपॉर्चुनिटी एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव एस्टेब्लिशमेंट, डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस, अल्टरनेटिव आइडेंटिफिकेशन, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव, सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान, फॉलो अप एंड रिव्यू प्लान। ये फ्रेंड्स 8 स्टेप हैं प्लानिंग प्रोसेस के, 8 स्टेप। इनका सीक्वेंस भी थोड़ा सा ध्यान रखने का प्रयास करके एग्जाम में बैठें। वन ऑफ द 5 स्टेप्स ऑफ एमबीओ इन प्रैक्टिस इज, तो एमबीओ में 5 स्टेप होते हैं, उनमें से कोई एक स्टेप यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो कम्युनिकेट टू एम्प्लॉयज द ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड प्रायोरिटीज, ये उसमें से एक स्टेप है। टोटल 5 स्टेप होते हैं फ्रेंड्स, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये है फर्स्ट, थिंकिंग टू डू और आइदर एस्टेब्लिश और अल्टरनेट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। दूसरा, द सेकंड स्टेप इज टू कम्युनिकेट द एम्प्लॉय द गोल्स एंड प्रायोरिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा है द थर्ड, इनकरेज पार्टिसिपेशन फ्रॉम द स्टाफ मेंबर। चौथा है मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस मेड बाय स्टाफ मेंबर। और 5वां है
फिर इवेल्युएट एंड देन रिवार्ड द प्रोग्रेस। ठीक है, ये होते हैं 5 स्टेप्स। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कई बार TQM भी लिख देते हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, इनमें से कौन कौन से टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के TQM के टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का एलिमेंट कौन सा है? थोड़ा सा हिंट के लिए बता दूं, 4 एलिमेंट होते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के, 4 एलिमेंट्स होते हैं। अब उस हिसाब से आंसर करिए। ये होता है सर एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, कस्टमर फोकस, स्टैंडर्डाइजेशन और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। तो 1, 2, 3 और 6। पूछते हैं फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, ये 4 एलिमेंट्स हैं TQM के, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, कस्टमर फोकस, स्टैंडर्डाइजेशन, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। इतना बड़ा क्वेश्चन है कि ये आएगा कहां से, देखते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, बेसिकली यह है कंटिजेंसी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में यहां बताया गया। फिर देयर कैन नॉट बी स्टैंडर्ड सोल्यूशन टू वेरियस बिजनेस सिचुएशन फेस्ड बाय द मैनेजमेंट, सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ द अबव मेथड। यानी कुल मिलाकर के इन्होंने कुछ ड्रॉबैक लिखे हुए हैं किसके, कंटिजेंसी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के। आपको बताना है कि कौन कौन से ड्रॉबैक हैं कंटिजेंसी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के। दिस मेथड इज रिएक्टिव एंड नॉट प्रोएक्टिव, expensive in terms of money and time, does not develop leadership qualities in managers, maximum individuality of management ensure best management decision can be taken always। तो कंटिजेंसी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की ड्रॉबैक्स की बात यहां पर की गई है सर। तो सर ये मेथड रिएक्टिव होता है और प्रोएक्टिव नहीं होता, ये सही है। और एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ मनी और टाइम होता है, ये 2 इसके ड्रॉबैक्स हैं, पहला और दूसरा इसके ड्रॉबैक्स हैं कंटिजेंसी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के। ओके, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है सर, पढ़ करके बैठिएगा, एक आधा क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। विच आर द फॉलोइंग आर बेसिक एलिमेंट्स एंड स्टेप्स ऑफ कंट्रोल प्रोसेस, यानी कंट्रोलिंग के बेसिक स्टेप्स और प्रोसेस कौन कौन से हैं, कंट्रोलिंग प्रोसेस के बेसिक स्टेप्स एंड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। हाँ राजू सर, बिल्कुल, अगर आपका 5वां अटेम्प्ट है और सिर्फ 47 आए हैं BFM में, तो यस, आपको अगली बार फ्रेश अप्लाई करना होगा और 5 पेपर देने होंगे। अगली बार आपको 45 नंबर मिनिमम और टोटल मिलाकर के 250 नंबर लाने का भी क्राइटेरिया मिलेगा सर। इस बार एग्जाम में आप आगे की एग्जाम में बैठ जाएं, क्वेश्चंस ले आए अपने लिए या नॉलेज ले लें कि कैसा पेपर आता है, तो वो फायदे का सौदा रहेगा। अदरवाइज ना भी दें एग्जाम तो भी चलेगा, बट मैं सजेस्ट करता हूं कि आप एग्जाम में जाएं और क्वेश्चन जरूर देखें।
जब क्योंकि अगली बार फिर एकदम सरप्राइजिंग रहेगा, इस बार कम से कम आप देखे रहेंगे। द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग गोल एंड स्टैंडर्ड होता है, कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस टू द प्री डिटरमाइंड गोल्स होता है, इंप्रूव गुडविल और ब्रांड इमेज से लेना देना नहीं, टेकिंग स्टेप टू मेक नेसेसरी करेक्शंस होता है, कंटिन्यूइंग टू मॉनिटर द इफेक्ट ऑफ करेक्टिव एक्शंस। तो 1, 2, 4 और 5 नहीं, ये नहीं है, ये है सर 1, 2, 4 एंड 5। 8 का सी होगा सर, ये है। मतलब यहाँ पूरा दिया ही हुआ है कि कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं। प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग गोल एंड स्टैंडर्ड, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्रीडिटरमाइंड, टेकिंग स्टेप टू मेक नेसेसरी करेक्शंस, कंटिन्यूइंग टू मॉनिटर द इफेक्ट्स ऑफ करेक्टिव एक्शंस। डिटरमाइन द कंट्रोल मेथड दैट डज नॉट बिलोंग टू ट्रेडिशनल मैनेजमेंट टेक्निक्स। मतलब कंट्रोलिंग के दो तरीके हैं, एक जो है ट्रेडिशनल तरीका होता है और एक मॉडर्न तरीका होता है। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा ट्रेडिशनल तरीका नहीं है। पर्सनल ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, स्टैटिकल रिपोर्ट, बजटरी कंट्रोल। कौन सा ट्रेडिशनल तरीका नहीं है, ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं, मॉडर्न अप्रोच है बल्कि। यस, तो ये सर रिजल्ट ओरिएंटेड एनालिसिस नहीं होता है, बाकी सारे के सारे ट्रेडिशनल मेथड है। पर्सनल ऑब्जर्वेशन, स्टैटिकल रिपोर्ट, बजटरी कंट्रोल, ये सब के सब होते हैं। देखिए ट्रेडिशनल टेक्निक में पर्सनल ऑब्जर्वेशन आता है, ब्रेक इवन एनालिसिस आती है, स्टैटिकल रिपोर्ट्स होती हैं और उसके बाद में बजटरी कंट्रोल होता है। ये सारी चीजें ट्रेडिशनल मेथड में होती हैं। आरओआई का फार्मूला, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फार्मूला। सर चारों मॉड्यूल करवाऊंगा, आज मॉड्यूल ए है, कल बी है, परसों सी है, नरसों डी है, लगातार करेंगे, चारों मॉड्यूल करवाऊंगा सर। ओके, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फार्मूला होता है सर नेट इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। सो सर डी इज द फार्मूला। ध्यान रखें एग्जाम में मिल जाए तो आंसर यही है। Which of the following does not belong to the categories of responsibility accounting? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के कुछ सेंटर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, कॉस्ट सेंटर, लॉस सेंटर। तो आपको बताना है कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का कैटेगरी में नहीं आता है। तो ये सर लॉस सेंटर नहीं होता, प्रॉफिट सेंटर होता है। ये क्या होता है सर, प्रॉफिट सेंटर होता है। बाकी ये चार ही सेंटर होते हैं इसमें, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में चार ही चीजें होती हैं, रेवेन्यू सेंटर, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर। ठीक है, देयर आर 4 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है? इट इज मेथड ऑफ अकाउंटिंग इन विच द अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेस्ड ऑन द इंडिविजुअल एम्प्लॉय टेकन इनटू कंसिडरेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होती है कि इसमें हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर हमने कितनी जिम्मेदारी दे रखी है, उसी के तहत ही आता है 4 डिस्टिंक्ट कैटेगरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की। तो आपका रेवेन्यू सेंटर, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर ये होते हैं। ठीक है, which of the following are the correct set of budgets that organizations typically prepare? मतलब ऑर्गेनाइजेशन द्वारा टिपिकली कौन से बजट तैयार किए जाते हैं, सवाल ये है। कैश बजट, सरप्लस बजट, कैपिटल बजट, मटेरियल बजट। कौन कौन से बजट ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा तैयार किए जाते हैं?
तो सर इसमें सरप्लस बजट नहीं होता है, ठीक है। तो 1, 3 और 4 हमारा हो जाएगा आंसर सी। वैसे बजट कई होते हैं, बजटरी कंट्रोल में कई सारी चीजें आती हैं। देखिए ये कुछ बजट हैं, कैश बजट, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, कैपिटल बजट, मटेरियल बजट, ठीक है। तो इतने सारे बजट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जर्नली बनाए जाते हैं, कैश बजट, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, कैपिटल बजट, मटेरियल बजट। कोबिट का फुल फॉर्म पूछा है इन्होंने, व्हाट डज कोबिट, COBIT, कंट्रोल इन ऑब्जेक्टिव फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, कोबिट। ब्रेक इवन का फार्मूला, ब्रेक इवन का फार्मूला इन्होंने पूछा है आपसे। फ्रेंड फटाफट आंसर करिए जो है। सर मन लगाइए, ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ अच्छा हो जाए तो तुरंत ही खुश हो जाना, और कुछ गलत हो जाए तो तुरंत ही दुखी हो जाना, ये गलत है सर, ठीक है। मन लगाइए, ठीक है। ABFM में भी मन लगाइए। इससे पार हो गए सर तो मान लेते हैं BFM में फेल भी हैं तो कम से कम इससे तो मुक्ति रहेगी अगली बार। इसमें भी फेल हो गए तो अगली बार ये भी पढ़ते फिरेंगे, कम से कम एक से तो छुटकारा ले लीजिए सर ना। तो सर ये होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई प्राइस, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट को घटा दिया जाता है, ठीक। उसके बाद में which of the following is not part of the elements of directing। डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। वैसे तो मैंने जितने भी क्वेश्चन अभी तक करवाए सभी के सभी पूछे जाते हैं सर, ओके। तो लीडरशिप के सॉरी डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट होते हैं, कौन सा एलिमेंट उसमें नहीं आता है सर? तो डेडिकेशन नहीं आता, इसकी जगह पे कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है सर? कम्युनिकेशन, एकदम डॉक्टर वाली लिखाई है मेरी। कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप, सुपरविजन और कम्युनिकेशन, ये 4 एलिमेंट होते हैं किसके सर? डायरेक्टिंग के। लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, सुपरविजन। अब इन्होंने पूछा है द act of bringing together the facilities and persons necessary for collecting and processing information that is required by the top management is referred to as। देखा सर। कोई नहीं सर। बढ़िया है प्रेम सर। तो ये सर MIS है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात हो रही है। किसकी? MIS की बात हो रही है।
ठीक है सर। द एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर द फैसिलिटीज एंड पर्सन नेसेसरी फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, ये होता है सर क्या, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। बार्स का फुल फॉर्म ये मैं पहले भी शायद करवा चुका हूं। सीपी कमर्शियल पेपर पे क्वेश्चन थे, पूरी केस स्टडी आई थी क्या सर जो है प्रेम सर? ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, फटाफट आंसर करिएगा। बिल्कुल, यस। बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स होता है सर, क्या होता है? बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स। what is meant by work shadowing? वर्क shadowing क्या होता है सर? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। भाई देखो ऐसा है कि मन अच्छा रहता है तो कुछ भी हासिल हो जाता है, मन डिस्टर्ब रहता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अगर आप घर में झगड़ा करके जाएं तो ऑफिस में अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता है। आप घर से अच्छी राजी खुशी जाते हैं तो अच्छा लगता है। बिल्कुल वैसे ही है, आप जैसे अपने दिमाग में सोचेंगे उसी हिसाब से आपके रिजल्ट्स रिफ्लेक्ट करते हैं। तो सर वर्क शैडोइंग क्या होती है, सवाल यह है। ठीक है, सी है, इन दिस एन एम्प्लॉय वॉचेज अनदर एम्प्लॉय परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ देयर जॉब इन ऑर्डर टू एक्वायर द नेसेसरी एबिलिटी। तो एक वर्क शैडोइंग का मतलब ये शैडो बन करके रहना, साथ में रहना ही वर्क शैडोइंग का पार्ट होता है। तो एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को देख रहा है कि वो अपना काम कैसे करता है, दैट इज वर्क शैडोइंग। ठीक है, ऐसे इसमें नहीं, उसमें एचआरएम में मून लाइटिंग का कॉन्सेप्ट पूछते हैं आजकल, बड़ा ही पॉपुलर टर्म है, मे भी आपको एचआरएम में मिल जाए। मून लाइटिंग क्या होती है? मून लाइटिंग का कॉन्सेप्ट यही है कि एक समय पे दो नौकरियां ज्वाइन कर रहे हैं, तुम जोमेटो में डिलीवरी का भी काम करते हो और आईटी कंपनी में भी काम करते हो, लाइक दैट। ओके, दैट्स मून लाइटिंग। Which of the following are the major disadvantages of short-term forecasting? शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग, लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग, इनसे पढ़ करके जाएगा सर। केस स्टडी रखते हैं, केस स्टडी ऐसे ही, इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है, कौन सा डिसएडवांटेज है, कौन सा शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग की डेफिनेशन, लाइक दैट। ऐसे ही बहुत ज्यादा कठिन नहीं रखते, सिंपल सिंपल सा रखते हैं, बट केस स्टडी पूछते हैं सर फोरकास्टिंग पे। इनमें से कौन सा शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग का मेजर डिसएडवांटेज है? ये मेरे ख्याल से प्लानिंग में होगा, चैप्टर नंबर 2 या 3 में होना चाहिए फ्रेंड्स ये। ठीक है, तो ये होता है सर, द टेक्नोलॉजी हैज वेरी हाई स्टार्टिंग प्राइस टैग ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। जो प्राइस है बहुत ज्यादा है, क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये क्या है, मेजर डिसएडवांटेज में आता है। कौन सा? फोरकास्टिंग में मेजर डिसएडवांटेज, ये डिसएडवांटेज है, महंगा बहुत पड़ता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग के डिसएडवांटेज में टेक्नोलॉजी वेरी हाई स्टार्टिंग प्राइस होता है, पेबल अकाउंट एंड द रिसीवर अकाउंट आर बोथ क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, प्रिसीजन डाउन टू द ग्रेनुलर लेवल इज रिक्वायर्ड, लेट डिसीजन ओइंग टू द लिमिटेड कोलैबोरेशन। ये सारे इसके डिसएडवांटेज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग डज नॉट कंसिस्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। यानी कि प्लानिंग प्रोसेस में कौन सा स्टेप नहीं होता है? आपको दिखाया था मैंने, 8 स्टेप होते हैं प्लानिंग प्रोसेस में, 8 स्टेप होते हैं। अपॉर्चुनिटी एनालिसिस होता है कि नहीं, फॉलो अप रिव्यू ऑफ द प्लान होता है कि नहीं, सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव होता है या नहीं, कंज्यूमर आइडेंटिफिकेशन होता है या नहीं। तो जो नहीं होता वही बताना है। प्लानिंग के 8 स्टेप होते हैं।
कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन उसमें नहीं है फ्रेंड्स। ओके, अपॉर्चुनिटी एनालिसिस यस, फॉलो अप करना, रिव्यू करना यस, सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव यस, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये है सर अपॉर्चुनिटी एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव एस्टेब्लिशमेंट, डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस, अल्टरनेटिव आइडेंटिफिकेशन, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव, सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, फॉर्मेटिंग डेरिवेटिव प्लान, फॉलो अप एंड रिव्यूइंग द प्लान। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज: ऑर्गेनाइज्ड टास्क, अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ द फंक्शन, प्लेसमेंट ऑफ एक्सक्लूसिव एम्फेसिस ऑन वर्क, हार्मोनी। तो इनमें से कौन कौन से एडवांटेज हैं? ये नहीं होता सर, ऑर्गेनाइज टास्क, अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शन, हार्मोनी, ये होता है। तो ये देखिए एडवांटेज में क्या क्या फार्मूला के ऑर्गेनाइज टास्क होता है, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शन, हार्मोनी, एस्टेब्लिशिंग वंस प्लेस इन द चेन ऑफ कमांड, प्लेसमेंट ऑफ ग्रेटर एम्फेसिस ऑन वर्क। हार्मोनी मतलब भाईचारा। हम्म 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 हम्म। प्लेसमेंट ऑफ एक्सक्लूसिव एम्फेसिस ऑन वर्क, ये क्या है? इसमें क्या है लास्ट में? प्लेसमेंट ऑफ ग्रेटर एम्फेसिस। ओके, ये लास्ट वाला जो सर गड़बड़ हुआ है ना, प्लेसमेंट ऑफ अ ग्रेटर एम्फेसिस ऑन वर्क होता है, एक्सक्लूसिव नहीं होता है सर इतना। सर मॉड्यूल ए से इतनी ही थ्योरी पूछते हैं और दे डू दैट। ओके, ये सर आपको दोनों मैच करना है, फीडबैक कंट्रोल, प्रोएक्टिव कंट्रोल एंड कंकरेंट कंट्रोल, एंड देन मैचिंग करनी है सर आपको। पहला है फीडबैक कंट्रोल। दीज कंट्रोल्स आर बेस्ड ऑन द डेटा रिसीव्ड आफ्टर द एक्टिविटी हैज टेकन प्लेस, यानी कि कोई एक्टिविटी हो चुकी है, अब हम फीडबैक मांग रहे हैं। प्रोएक्टिव कंट्रोल, दीज आर फ्यूचर डायरेक्टेड कंट्रोल्स व्हिच एंटिसिपेट प्रॉब्लम वेल इन एडवांस। प्रोएक्टिव हैं, हमें पता है कि अगर हेलमेट नहीं लगाएंगे तो एक्सीडेंट होगा, तो हम पहले से ही तैयार बैठे हैं, प्रोएक्टिव कंट्रोल कर रहे हैं। फीडबैक, एक्सीडेंट हो चुका है, फीडबैक ले रहे हैं कि सर कैसा लग रहा है आपको, गिरने के बाद कैसा महसूस हो रहा है, हेलमेट नहीं पहने कैसा लग रहा है, फीडबैक कंट्रोल। ठीक है, कंकरेंट कंट्रोल रियल टाइम की बात होता है। दीज कंट्रोल आर बेस्ड ऑन रियल टाइम एंगेजमेंट ऑफ द कंट्रोलर एज द एक्टिविटी इज बीइंग कैरीड आउट। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर हमारा एक्स का 2, एक्स का 2, एक्स का 2, वाई का 3, ये वाला सर, और जेड का 1। मैच द फॉलोइंग इसलिए रखता हूं सर कि भरोसा नहीं कि उसमें से क्या पूछ ले, हो सकता है कि प्रोएक्टिव कंट्रोल पूछ लें, तो इसलिए मैच द फॉलोइंग फायदे का सौदा हो जाता है अपने
लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। फीडबैक कंट्रोल, प्रोएक्टिव कंट्रोल और कंकरेंट कंट्रोल। जो एबीएम में आपने मोटिवेशन की थ्योरी पढ़ी है वो यहां पर भी है। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड भी है, ठीक है, ईआरजी थ्योरी है, सब है, तो वो याद रखिएगा, काम आएंगे यहां पर। ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, एन इंडिविजुअल्स मोटिवेशन लेवल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स। तो ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में एक इंडिविजुअल का जो मोटिवेशन का लेवल कई सारे फैक्टर से प्रभावित होता है। तो कौन कौन से फैक्टर हैं? वैलेंस, टेम्परामेंट, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी। ठीक है, तो टेम्परामेंट नहीं होता है सर, बाकी तीनों होते हैं। दीज थ्री आर देयर, वैलेंस, एक्सपेक्टेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी, ये तीनों होते हैं। वैलेंस, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी। फेसेट्स ऑफ स्टाफिंग का करेक्ट सेट क्या है? हाँ सर पूछते हैं, वही मैं कह रहा हूं कि जो आपने मोटिवेशन की थ्योरी, मोटिवेशन वाली जितनी 8-10 थ्योरी हैं उन सबको याद रख करके बैठिएगा एग्जाम में, यहां भी वो काम आएंगी, इवन आपके एचआरएम के पेपर में भी काम आएंगी। जैसे वो वाली है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड, घूम टहल के मिलती रहेगी आपको, है ना, यहां भी। तो स्टाफिंग में क्या चीजें होती हैं? 3 चीजें होती हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है दैट सीक्स टू अट्रैक्ट अ बिगर नंबर ऑफ पीपल विद द आइडियल प्रोफाइल। यानी कि यहां पर लोगों को जॉब के लिए अप्लाई करवाना रिक्रूटमेंट। जैसे बैंक अभी मौके पर फॉर्म निकाला है, यानी वो रिक्रूटमेंट कर रहा है। बैंक ने फॉर्म निकाला है, रेलवे में फॉर्म निकला है, यानी रिक्रूटमेंट की बात हो रही है, ठीक है। सिलेक्शन क्या होता है सर? जितने लोगों ने फॉर्म भरा उनमें से किसको हमें चूज करना है, वो बैंक डिसाइड करेगा, वो रेलवे डिसाइड करेगा, वो सिलेक्शन कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो जाती बात? ध्यान रख करके एग्जाम में बैठे, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में कई बार ये रख देते हैं इस चीज को। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग व्हाट someone said and truly understanding it, as well as recognizing the gap between what happened and what we perceived happening, requires a dot dot। सवाल ये पूछा है कि बोल रहे हैं मतलब हमें समझ आना चाहिए डिफरेंस क्या होता है, कि हमने क्या सुना और उसको क्या समझा, मतलब किसी ने क्या बोला मैंने वो सुना, एक्चुअली में वो क्या कहना चाहता था उसको समझना जरूरी है। ठीक है, क्या हुआ है और क्या हमें लगता है कि हो रहा है, इस चीज को समझने के लिए हमें जरूरत होती है किस चीज की? ऑब्जर्वेशन की, इंटेलिजेंस की, रिफ्लेक्शन की, कम्युनिकेशन की। फिर इन अ नॉन रिफ्लेक्टिव इन्वायरमेंट वी टेक व्हाट वी सी एज। तो अगर नॉन रिफ्लेक्टिव इन्वायरमेंट है तो वहां पर जो कुछ भी हमें दिखता है उसे ही हम क्या मानते हैं कि वही इल्यूजन है, वही फैक्ट है, वही ट्रुथ है, वही रियलिटी है। तो ये सर होता है रिफ्लेक्शन और ट्रुथ। ठीक है, ये तो एक रिफ्लेक्टिव इन्वायरमेंट में क्या होता है, देखो जैसे होता नहीं कि लोग जो है आपका कान भरते हैं, घरों में लड़ाइयां किस लिए होती हैं? जो सच है उसको छिपाया जाता है और दूसरे तरीके से बातों को प्रेजेंट कर दिया जाता है। ये वही बात कर रहा है, जो हमने सुना और उसका क्या भाव था, दोनों में फर्क आ जाता है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन होता है और उसके बाद में व्हाट इज हैपनिंग हमें जरूरत होती है रिफ्लेक्शन की। और अगर नॉन रिफ्लेक्टिव इन्वायरमेंट है तो जो कुछ भी हम देखते हैं उसी को हम सच मान लेते हैं कि यही सच है। ठीक है, आप घर पहुंचे, पता चला कि घर में बच्चे रो रहे हैं तो आपको यही लगता है ना कि कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ हुआ है। ठीक है, आप गुस्सा होते हैं, एक्शन इनिशिएट करते हैं लाइक दैट, जबकि ऐसा है नहीं, वो सब सेटअप है, जैसे मूवीज में सब सेटअप होता है। हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फिक्स्ड बाय यूनाइटेड नेशंस व्हिच आर द ब्लूप्रिंट टू अचीव बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल? कितने एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं?
ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कई बार बात हो चुकी है। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, कितनी? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs आर 17। Who said the following? A manager sets objectives, organizes, motivates, and communicates, sets yardsticks and measures to develop people. ये बात किसने कही है? मतलब बेसिकली उन्होंने मैनेजर की परिभाषा दी हुई है, कौन है वो? एक भी करेक्ट आंसर नहीं है अभी तक, मैं आपको बता दूं, इतने सारे आंसर में एक भी करेक्ट नहीं है। अभी एक दो क्वेश्चन सही में। पीटर डकर है, पीटर ड्रकर, ये बात इन्होंने कही थी, पीटर ड्रकर ने कही थी कि एक मैनेजर सेट करता है ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइज करता है, मोटिवेट करता है, कम्युनिकेट करता है, या डिस्ट्रिक्ट सेट करता है और मेजर करता है भाई। ठीक, ये बातें किसने की थी? एक और मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। एग्जाम में जनरली मिशन या विजन पूछा जाता है। एग्जाम में बेसिकली मिशन या विजन पूछते हैं, बट मैं चारों आपके लिए लाया हुआ हूं। आसान है, हिंट लगभग दी हुई है। मिशन, मिशन होता है इट्स कोर पर्पज, यहां से मिशन हटा दिया जाए, इट्स कोर पर्पज एंड हाउ इफ एट ऑल इट्स मिशन विल चेंज इन फ्यूचर। ठीक है, ये मिशन होता है। विजन होता है एन इमेज ऑफ इट्स फ्यूचर डायरेक्शन एंड व्हाट इट इंटेंड्स टू अचीव। ये पूछा था उन्होंने, यही पूछा था। एंड इमेज ऑफ इट्स अ कंपनीज फ्यूचर डायरेक्शन एंड व्हाट इट इंटेंड टू अचीव, ये किसकी परिभाषा है? मिशन की, विजन की, क्लाइंटेल की, रिसोर्सेज की। सिर्फ इतना ही लिखा रहता है, IIBF ऐसे ही तो करता है, ये यही इतनी बात लिखी उसने, और क्वेश्चन पूछ ले कि ये क्या है ना, गड़बड़ कर देते हैं। तो ये हो जाता है, विजन हो गया, ये मिशन हो गया सर। उसके बाद में क्लाइंटेल, its scope, meaning thereby it main clientele now and those in the future. Resources, ये है the resources and the competence that create value for its clientele and how these will change in to maintain and enhance the future value created. तो ये हो जाएगा सर एक का YZTX, पहला वाला हो जाएगा सर। मिशन, its core purpose, vision and image of its future direction and what it intend to achieve। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में मिशन या विजन आने के चांसेस होते हैं। which of the following is not element of strategic management? इनमें से कौन सा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एलिमेंट नहीं है?
स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, स्ट्रेटजी फार्मुलेशन, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन ही आता है। स्ट्रेटजी डिटर्मिनेशन एंड एग्जीक्यूशन नहीं आता है सर, डी नहीं आता है। चार चीजें होती हैं, ध्यान रखें। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के चार एलिमेंट होते हैं, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, स्ट्रेटजी फार्मुलेशन, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन, स्ट्रेटजी इवेल्युएशन एंड कंट्रोल। ठीक है, स्ट्रेटजी का मूल्यांकन किया जाता है। What is the main focus of functional strategy in an organization? ऑर्गेनाइजेशन में जो फंक्शनल स्ट्रेटजी बनाई जाती है उसका मेन फोकस क्या होता है? मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। अवेलेबल रिसोर्सेज जो भी हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना होता है फंक्शनल स्ट्रेटजी। Which type of strategy is prepared at the level of the business unit or product services and focuses on improving the market ranking of the company offering? मतलब इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी है जो तैयार की जाती है बिजनेस यूनिट लेवल पर या प्रोडक्ट या सर्विस लेवल पर, और ये फोकस करती है इंप्रूव करने में मार्केट रैंकिंग कंपनी की, जो भी कंपनी चीजें ऑफर कर रही है उसमें उसकी मार्केट रैंकिंग इंप्रूव हो। इसमें कौन सी स्ट्रेटजी? कारपोरेट स्ट्रेटजी, बिजनेस स्ट्रेटजी, फंक्शनल स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो ये सर होती है बिजनेस स्ट्रेटजी। क्या होती है सर? ये होती है बिजनेस स्ट्रेटजी। तो ये स्ट्रेटजी है जो कि प्रिपेयर की जाती है एट द लेवल ऑफ बिजनेस यूनिट, प्रोडक्ट सर्विस लेवल पर, तो बिजनेस स्ट्रेटजी होती है। तीन तरीके की स्ट्रेटजी होती है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, तीन तरीके की। ठीक है, ये हैं वो तीनों तरीके की स्ट्रेटजी, मैच करिए आप इनको। एक होती है कारपोरेट स्ट्रेटजी, दूसरी बिजनेस स्ट्रेटजी, तीसरी फंक्शनल स्ट्रेटजी। तीन तरीके की स्ट्रेटजी होती है बिजनेस में। ठीक है, अब तीनों अलग अलग लेवल पर तैयार की जाती हैं, आपको मैच करना है। प्रिपेयर्ड एट द लेवल ऑफ बिजनेस यूनिट, फोकसेस ऑन इंडस्ट्री और मार्केट रैंकिंग, तो ये बिजनेस स्ट्रेटजी की बात हो रही है। ठीक है, अप्रोच यूज्ड बाय फंक्शनल एरिया टू अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, कवर्स ओवरऑल डायरेक्शन, इंक्लूड ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड रीट्रेंचमेंट। देखो, अगर एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो तो फिर आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता है। असली क्वेश्चन बनाने का उद्देश्य ही कंफ्यूजन डालना होता है आईआईबीएफ का, कि कंफ्यूज हो, सोचो। तो सर कवर्स ओवरऑल डायरेक्शन, इंक्लूड करता है ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड रिट्रेंचमेंट, ये कारपोरेट स्ट्रेटजी है। ठीक है, उसके बाद में ये बिजनेस स्ट्रेटजी है जो कि प्रिपेयर की जाती है एट द लेवल ऑफ बिजनेस यूनिट, और ये अप्रोच यूज्ड बाय फंक्शनल एरिया टू अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, ये फंक्शनल स्ट्रेटजी होती है। तो एक्स का 3, वाई का 1 और जेड का 2, यही हो जाएगा शायद, है ना? ध्यान रखिए कि तीन ही स्ट्रेटजी भी होती हैं। अगर एग्जाम में, एक बार एग्जाम में पूछा है उन्होंने कि इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी नहीं होती है बिजनेस में, तो कारपोरेट, बिजनेस और फंक्शनल होती है, चौथी जो है वो नहीं होती है। तीन ही स्ट्रेटजी होती है, कि कारपोरेट स्ट्रेटजी होती है, बिजनेस स्ट्रेटजी होती है और फंक्शनल स्ट्रेटजी होती है। डॉट डॉट इज ए लॉजिकल स्टेप टू ऑब्टेन फीडबैक फ्रॉम स्ट्रेटजीज परफॉर्मेंस
and taking corrective action if needed in the light of constant external and internal changes. So strategy formulation, implementation, environmental scanning या strategy evaluation is a logical step to obtain feedback from strategy performance and taking corrective actions if needed. ये सर strategy evaluation है. क्या है ये? strategy evaluation की बात करी जा रही है, उसी की definition एक तरीके से लिखी हुई है. Which are the following is not a disadvantage of planning? इनमें से कौन सा प्लानिंग का डिसएडवांटेज नहीं है? Adaptability, lack of concern, forestalls adaptability, hinders innovativeness. तो कौन सा डिसएडवांटेज नहीं है? प्लानिंग का डिसएडवांटेज. प्लानिंग के कई सारे डिसएडवांटेज हैं. यस, तो ये डिसएडवांटेज नहीं है. अडेप्टेबिलिटी इज नॉट अ डिसएडवांटेज. बाकी सारे के सारे डिसएडवांटेज हैं. ये पूरी लिस्ट है. फोरस्टॉल एक्टिविटी, लैक ऑफ कंसर्न, फोरस्टॉल्स एडेप्टेबिलिटी, हिंडर्स इनोवेटिवनेस. ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट और मैनुअल से भी फ्रेंड्स जो है केस स्टडी आई हुई है. ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट और मैनुअल से भी केस स्टडी आती है. इसी तरीके के क्वेश्चन वहां पर भी नॉर्मल से क्वेश्चन ही पूछते हैं, थ्योरी बेस्ड. ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. व्हाट आर दोज? ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. कौन कौन से? फंक्शनल एंड डिपार्टमेंटल, मास्टर एंड सप्लीमेंट्री, स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. चार्ट सर 2 पार्ट में अगर डिवाइड किया जाए तो मास्टर चार्ट होता है और सप्लीमेंट्री चार्ट होता है. मास्टर चार्ट होता है और सप्लीमेंट्री चार्ट होता है. ठीक है. अगर हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की बात करें तो इसमें एक सर्कुलर भी होता है. वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड सर्कुलर होता है. 3 होते हैं फिर उसके टाइप. ओके. वर्चुअल सॉरी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और सर्कुलर. मैं आगे दिखा भी देता हूं आपको. अगर ये 2 टाइप में पूछे तो 2 टाइप में मास्टर चार्ट और सप्लीमेंट्री चार्ट आते हैं. ठीक है. मास्टर और सप्लीमेंट्री ये है. ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. आइडेंटिफाई ऑड वन. 3 तरीके के होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट अगर उस वैसे डिवीजन किया जाए तो ये होते हैं वर्टिकल चार्ट या उसी को टॉप डाउन चार्ट बोला जाता है. हॉरिजॉन्टल चार्ट या उसी को लेफ्ट टू राइट चार्ट बोलते हैं. और साथ ही साथ तीसरा सर्कुलर चार्ट भी लगा हुआ होता है. फंक्शनल चार्ट इज नॉट देयर. ओके. ठीक है. तो यहां पर अगर हम चार्ट की बात करें 3 टाइप में क्लासिफिकेशन करिएगा. सो हियर इट इज. ध्यान रखिएगा सर्कुलर इज देयर. वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, सर्कुलर. ठीक है. हॉरिजॉन्टल और सर्कुलर चार्ट. डॉट इज ए वाइटल इंस्ट्रूमेंट फॉर कन्वेइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग रिलेशनशिप इनसाइड अ कंपनी. कंपनी के अंदर में वर्किंग रिलेशनशिप को कन्वे करने के लिए ये एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है. कौन सा? जॉब डिस्क्रिप्शन, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, स्ट्रेटेजिक प्लान, कंपनी हैंडबुक. ये बेसिक इन्होंने परिभाषा पूछी हुई है, डेफिनेशन पूछी हुई है सिंपल सी. थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आंसर कर पाएंगे. ये होता है सर ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्ट होता है वो एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट है फॉर कन्वेइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग रिलेशनशिप इनसाइड अ कंपनी. कंपनी के अंदर में वर्किंग रिलेशनशिप के बारे में होता है. Which are the following is not an advantages of organizational chart and manual? इनमें से कौन सा एक एडवांटेज नहीं है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट और मैनुअल का?
जितने क्वेश्चन सर हो पाए थे अच्छे वाले मैंने करवाए, मैंने सोचा कि काम बने अच्छा रहेगा, इसीलिए ज्यादा क्वेश्चन है आज। सर अब इसे आप मैराथन मान लीजिए, नॉर्मल मान लीजिए, क्योंकि अब देखो मैं 38 क्वेश्चंस पे करवा रहा हूं और मेरे ख्याल से 2.5 से 3 घंटे या 4 घंटे की मैराथन में भी आप हार्डली जो है 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन ही पढ़ते हैं आई थिंक, है ना। सो व्हाट टू से, मेरा हिसाब है साफ सुथरा पढ़ना और निकल चलना आगे। सोचा तो फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज, इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है, तो सर पोटेंशियल फॉर साइकोलॉजिकल इश्यूज नहीं होता है सर। ओके, मैनेजमेंट टूल है, यस, अवॉइडेंस ऑफ ओवरलैपिंग डुप्लीकेट एक्टिविटी, रिजोल्यूशन ऑफ नेशनल कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीजें सही हैं। तो ये है सर डिसएडवांटेजेस, पोटेंशियल फॉर ये मतलब सारे डिसएडवांटेजेस हैं, पोटेंशियल फॉर, है ना। ये आपको मैच करना है, लेजिटिमेट अथॉरिटी, कोर्सिवनेस, रिवार्डिंग अथॉरिटी, एक्सपर्टीज, मतलब जो लीडरशिप होती हैं। तो ये हो जाएगा सर, लेजिटिमेट अथॉरिटी होता है टिपिकली ऑरिजिनेट फ्रॉम द स्टेटस को एंड द कल्चरल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस दैट गवर्न आवर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसका में कोएर्सिवनेस होता है, जबरदस्ती करना, है ना। ये इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द एबिलिटी ऑफ वन पर्सन टू इंस्टिल फियर इन अनदर पर्सन, डरा धमका करके। ओके, रिवार्डिंग अथॉरिटी जो है व्हेन कंपेयर टू द पावर ऑफ कोर्सन द पावर ऑफ रिवार्ड्स इज मोर डिजायरेबल। एक्सपर्टाइज होती है, दिस रेफर्स टू द पावर दैट कम्स फ्रॉम द हैविंग नॉलेज एबिलिटी एंड एक्सपर्टाइज। ये इस तरीके से मैनेज है फ्रेंड्स। ओके, तो हमारा एक का हो जाएगा जेड, दो का हो जाएगा वाई, तीन का हो जाएगा टी, है ना, हाँ, और चार का हो जाएगा एक्स। तो ए हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा आंसर। लेकिन यहां पर जो आंसर लिखा है ए आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, और इसका क्वेश्चन का आंसर है डी लिखा हुआ जो कि गलत है, ए होगा। मैं इसको ठीक करवा देता हूँ पीडीएफ में। ठीक है सर, तो ये हो जाएगा। ये सारी जो पावर्स हैं, सोर्सेस ऑफ अथॉरिटी कहाँ से आती है, कहाँ कहाँ से सोर्सेस ऑफ अथॉरिटी आती है, लेजिटिमेट अथॉरिटी, कोर्सिवनेस, रिवार्डिंग अथॉरिटी और एक्सपर्टाइज। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आइडेंटिफाई करेक्ट पेयर। दो तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, जनरल एंड स्पेसिफिक, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्राइमरी सेकेंडरी, ऑपरेटिंग एंड अल्टीमेट।
तो ये सब दो होती हैं, ऑपरेटिंग और अल्टीमेट, ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो डी इज आवर आंसर। बहुत रेयर है कि आपने डी आंसर दिया होगा। ये है फॉर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। The process of employing the individual who is the most competent for a position and then giving that job to the employee who is the most fit for the role। तो मतलब ऐसे एम्प्लॉय को पहचानना जो उस पोजीशन के लिए अच्छा है, फिर उस जॉब को उसी व्यक्ति को देना जो उस रोल के लिए फिट है। तो ये क्या है? रोल असाइनमेंट, रोल स्पेसिफिकेशन, जॉब एनालिसिस, टास्क डिस्ट्रीब्यूशन। धोखा खा गए होंगे, लगभग धोखा खा गए होंगे आप, है ना। ये सर रोल स्पेसिफिकेशन है। रोल स्पेसिफिकेशन, प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉइंग इंडिविजुअल हु इज द मोस्ट कॉम्पिटेंट फॉर दिस जॉब। एडकर का फुल फॉर्म पूछा है इन्होंने, एडकर, ADKAR। पेस्टल एनालिसिस पूछी जाती है फ्रेंड, पढ़ करके जाइएगा, मैंने यहाँ रखा नहीं है क्योंकि जो है मैं पहले टॉप क्वेश्चन में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैंने रखा नहीं है। बट पेस्टल एनालिसिस पर क्वेश्चन मिलेगा आपको सर, ओके, पेस्टल विल बी देयर। मेरी बात ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा से नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ये ना कहिएगा सर कि आपने पढ़ाया नहीं था, मैंने जो पहले के टॉप क्वेश्चंस करवाए हैं सर दिसंबर 2024 में, मेरे ख्याल से टॉप क्वेश्चंस ही हुए हैं, ओके, और कोई क्लास हुई नहीं है। तो उसमें मॉड्यूल ए के आप देखेंगे क्वेश्चन, तो उसमें आपको मिलेगा ये पेस्टल एनालिसिस, ठीक है। तो सर इसका है अवेयरनेस, डिजायर, नॉलेज, एबिलिटी, रीइंफोर्समेंट, एडकर, ठीक है। सर सर जॉब स्पेसिफिकेशन और रोल स्पेसिफिकेशन दोनों अलग चीज हैं सौरभ सर, दोनों को जो है कंफ्यूज मत करिए। रोल स्पेसिफिकेशन और रोल, है ना, ध्यान दीजिए इस चीज को, ये यहाँ रोल स्पेसिफिकेशन की बात हो रही है, जॉब स्पेसिफिकेशन की बात हम नहीं कर रहे हैं। ये रोल स्पेसिफिकेशन है। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या था, जिसमें ये बताया जाता था कि क्या क्या एबिलिटी क्वालिटी होनी चाहिए, ओके। ठीक है, चलिए, तो मैं बस यहीं पर फ्रेंड्स 42 क्वेश्चन थे हमारे पास में जो खत्म हो जाते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन जो बहुत जरूरी है आपके लिए वो मैं बता देता हूं, मैंने पहले पढ़ा रखा है। आप दिसंबर 2024 की लाइव क्लास में 4 वीडियोज हैं, उसमें टॉप क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। तो एक तो पेस्टल है, PESTLE, ठीक है, पेस्टल होता है एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस में P फॉर पॉलिटिकल, P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, L फॉर लीगल, एंड लास्ट वाले E का मतलब इन्वायरमेंटल।
पेस्टल पूछते हैं सर, ओके आपसे। उसके बाद में और क्या पेस्टल पूछा था सर, मैस्लो हायरार्की अपनी मैं करवाऊंगा नहीं सर, मैंने लगभग उसमें 40 क्वेश्चन उसमें भी करवा रखे हैं, आप उनको भी जरूर देखें। सिंपल चले जाइए कहाँ पे, एबीएफएम के कोर्स में दिसंबर 2024 की लाइव क्लास वाले फोल्डर में जाएंगे तो वहां पर 4 ही फाइलें, 4 ही क्लासेस हैं, 4 ही पीडीएफ हैं, मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, मॉड्यूल डी, ठीक है, उनको पढ़िएगा, ये आपको हेल्प करेंगे, ठीक है सर। हाँ स्वाट पूछते हैं सर, स्मार्ट पूछते हैं, स्वाट पूछते हैं, एक रैकेड है मेरे ख्याल से, रैकेड का भी फुल फॉर्म पूछा था, लेकिन आई थिंक रैकेड जो है शायद उसमें है, क्या नाम है, रैकेड है एचआरएम में, और बटना का पूछते हैं, ये है आपका बटना एबीएम में है, और स्विफ्ट का पूछते हैं, स्विफ्ट जो है आपका उसमें है बीएफएम में, ठीक है। सो ठीक है, लास्ट ई है सर इन्वायरमेंटल, लास्ट ई इन्वायरमेंटल। चलो ठीक है सर, तो मैं इसी के साथ में क्लास यहाँ पर एंड होती है, मैं आपको कल मॉड्यूल बी के साथ मिलता हूँ सर। रूरल बैंकिंग सर, दीपेन सर, उसमें जाएं, क्या नाम है, यूट्यूब पर जाएं, प्लेलिस्ट में आपको कुछ पूरा मटेरियल मिल जाएगा, 30-35 वीडियो है रूरल बैंकिंग, आप वहीं से पढ़ सकते हैं। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। एडकर का फुल फॉर्म आपको बताया तो सर सी है, सी ये है सर एडकर का, अवेयरनेस, डिजायर, नॉलेज, एबिलिटी, रीइंफोर्समेंट, पीडीएफ मिल जाएगी आपको। हाँ बिल्कुल सर, पीडीएफ मिल जाएगी, ये क्लास भी आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, अगर शुरू के क्वेश्चन आपके छूटे हैं तो वी विल हेल्प इन ऑल दैट, ओके। ए और बी मॉड्यूल दोनों को ज्यादा ध्यान रखिए इसमें, ठीक है, वैसे पूछेंगे सी और डी से भी, बट ए और बी को ध्यान रखिए, फिर डी पे जाएं और फिर सी पे आएं, कुल मिला के इसी क्रम में चलें, ए बी डी सी, इस क्रम में चलें, इट विल बी हेल्पफुल। चलिए ठीक है सर, गुड नाइट सभी को, कल मिलता हूं मैं।